नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन यह कलिंग युद्ध से आया था। किससे? कलिंग युद्ध से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। ठीक है, इस शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलें। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, आगे चलें, इसमें देख लेते हैं डिटेल्स। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र किस में कहा गया है? तो यह प्रयाग अभिलेख में कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो कुमार देवी था। क्या था? कुमार देवी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिशेन थे। कौन थे? हरिशेन। ठीक है, आगे चलें। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थी? तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। कहां थी? थानेश्वर में। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थी? तो थानेश्वर थी। ठीक है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज हस्तांतरित की थी। ठीक है, 605 ईस्वी में हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन शासक बना और 606 ईस्वी में अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस उपलब्ध में हर्ष संवत भी इसने प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे चलें। मलिक काफूर किसका जनरल था? तो मलिक काफूर किसका जनरल था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसका वास्तविक नाम चंदराम था। क्या था? इसका वास्तविक नाम चंदराम था तथा 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है, 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, अभी कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया और सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। ठीक है, और इसने सैनिकों की हुलिया बदलने की प्रथा शुरू की और घोड़ा दागने की प्रथा भी इसने शुरू की थी। किसने? घोड़ा दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत की थी। किसकी? मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत भी किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, आगे चलें। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो देखिए, शाहजहां ने जो मोती मस्जिद बनवाई थी
वो आगरा में थी। कहाँ थी? आगरा में। और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। दिल्ली की मोती मस्जिद जो कि लाल किले में स्थित है, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। ठीक है। अब देखिए, मोती मस्जिद आगरा के किले में अवस्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में अवस्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। यानी दिल्ली में जो मोती मस्जिद स्थित है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, और जो आगरा में मोती मस्जिद स्थित है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने। किसने? वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था और यह कालीकट केरल के कोझीकोड में उतरा था। कहां? कोझीकोड में उतरा था। उस समय यहां के तत्कालिक राजा जमोरीन, कौन थे? जमोरीन ने इसका स्वागत किया था। किसने? जमोरीन ने। ठीक है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डिगामा ने की थी। वह सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। ठीक है। और वास्को डिगामा का मकबरा कहां स्थित है? तो यह केरल के कोच्चि में स्थित है। कहां? केरल के कोच्चि में स्थित है वास्को डिगामा का मकबरा। ठीक है। आगे चलें। 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने का योगदान किसका है? तो देखिए, 1829 में राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है। और इसी विलियम बेंटिंग ने 1830 में कर्नल सलीमन की सहायता से, किसकी सहायता से? कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया था। किसको? ठगी प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है। और यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किसके? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किसके? भारत के। ठीक है। आगे चलें। देखिए, विलियम बेंटिंग ने राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, और विलियम बेंटिंग ने कर्नल सलीमन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। और भारत का पहला आधिकारिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है। आगे चलें। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो ये शब्द 14 अगस्त 1947 को किसने कहे थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। किसने कहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। उपर्युक्त कथन 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू के ट्रस्ट विथ डेस्टिनी का भाषण का एक अंश है। तो यह जो कथन है वह ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण का एक अंश है। ठीक है। आगे चलें। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान कर लेते हैं। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसको? अब्दुल गफ्फार खान को, यानी 4 हो गया। ठीक है। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति यह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 4। 3 महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। 1। और भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 4 3 1 2। ठीक है। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इनका लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा है। कौन सी? कंचनजंगा। ठीक है। देखिए नंदा देवी यह पूरी तरह से भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूरी तरह से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची। ठीक है। कंचनजंगा यह नेपाल और भारत के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है। लेकिन ये किसकी है? ये भारत में ही आती है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? तो ये नंदा देवी है। ठीक है। आगे चलें। देखिए भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर यह कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गॉर्डन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, किंतु यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी का भाग है। ठीक है। यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो K2 है, लेकिन ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। किसका? काराकोरम का। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो ये कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है। आगे चलें। राज्य के लिंगानुपात का सही आरोही क्रम क्या है? सही आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। बिहार, फिर उत्तराखंड, फिर मणिपुर, फिर केरल। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? तो केरल का है। किसका? केरल का। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। फिर उसके बाद उत्तराखंड 963, फिर उसके बाद मणिपुर 992, और फिर केरल का कितना लिंगानुपात है? तो 1084। निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? तो किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? तो ये असम में बोली जाती है। कहां? असम में। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात, या इसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरसोप्पा जलप्रपात, या इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, और यह शरावती नदी पर स्थित है। किस पर? शरावती नदी पर स्थित है। कहां? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। आगे चलें। देखिए वही क्वेश्चन डिटेल्स में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा अथवा महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रपात शरावती नदी पर, इसकी ऊंचाई 255 मीटर है, स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। इस प्रपात के निर्माण में राजा, राकेट, रोरर तथा दाम ब्लाचे नामक 4 जलप्रपातों का योगदान है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जलप्रपात में राजा, राकेट, रोवर तथा दाम ब्लाचे नामक 4 जलप्रपातों का योगदान है? तो यह गरसोप्पा या जोग जलप्रपात में इसका योगदान है। ठीक है। रुद्रसागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है, कहां अवस्थित है? तो यह रुद्रसागर झील जो किस रूप में घोषित की गई है? तो इसे राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया है। और यह कहां अवस्थित है? तो यह अवस्थित है मध्य प्रदेश में। कहां? मध्य प्रदेश में। ठीक है। आगे चलें। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। कौन सी? राष्ट्रीय विकास परिषद। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है, तथापि इसे अनुमोदित करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त सन 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? एनडीसी की, नेशनल
डेवलपमेंट काउंसिल की। ठीक है। गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में दुर्गेश पटेल को जाना जाता है। किसको? दुर्गेश पटेल को। एमएस स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। भारत में इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है दुर्गेश पटेल एमएस स्वामीनाथन को। और नॉर्मन बोरलॉग को इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को। और गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दुर्गेश पटेल को। किसको? दुर्गेश पटेल को। आगे, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? तो कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है भारत की जनसंख्या का? तो ये 55%। कितना? 55%, यानी 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। आगे, नीति आयोग के प्रथम सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? तो नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे। कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर। फेरा 1973 के स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो फेरा 1973 के स्थान पर फेमा 1999 अधिनियम बनाया गया था। ठीक है। कौन सा? फेमा। अब तक भारत की संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार? एक बार। कब? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में केवल एक बार अब तक संशोधन किया जा चुका है उद्देशिका में। संविधान निर्माण के बाद अब तक संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है। आगे चलें। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो यह 18 वर्ष है। क्या है? 18 वर्ष। ठीक है। मताधिकार से आशय है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार। ठीक है। भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। आगे चलें। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका अर्थ है स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना भी इसका अर्थ होता है। ठीक है। और कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना भी इसका अर्थ होता है। तो न्यायिक पुनरीक्षीकरण कार्य का अर्थ स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना भी होता है और कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना भी होता है। तो आपका आंसर ए और सी दोनों होगा इसमें। ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो ये 14 दिन तक। किस दिन तक? 14 दिन तक। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिसे 14 दिन की अवधि के भीतर
उसे अपनी सिफारिशों के साथ लौटाना होता है। यदि राज्यसभा इस अवधि में धन विधेयक को नहीं लौटाती है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, इसमें धन विधेयक के रोल में राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, इसमें जो भी है वो लोकसभा का रोल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किसे प्रभारित किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किसे प्रभारित किए जाते हैं? तो ये भारत की संचित निधि को, किसको? भारत की संचित निधि को प्रभारित किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। कितनी होती है? 206। ठीक है, और एक बालक के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है अस्थियों की? तो लगभग 300। लगभग कितनी होती है? 306 या 300। ठीक है, अस्थियां ठोस, कठोर एवं शक्तिशाली संयोजी ऊतक हैं। ठीक है, ठोस, कठोर एवं शक्तिशाली संयोजी ऊतक होती हैं अस्थियां, जिनका निर्माण तंतुओं एवं मैट्रिक्स से होता है। एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां पाई जाती हैं, लेकिन शैशव काल में यानी बाल अवस्था में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब बालक में, बच्चों में 300 अस्थियां पाई जाती हैं और वयस्क मनुष्यों में 206। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज है, जो कि कानों में पाई जाती है, और सबसे बड़ी अस्थि ये फीमर है, जो कि जांघों में पाई जाती है। ठीक है, आगे। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका ये शुक्राणु होती है। कौन सी? शुक्राणु होती है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु। जबकि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यह अंडाणु है। कौन सी? अंडाणु। यानी मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, लेकिन यह मानव शरीर में पाई जाने वाली है। लेकिन प्रकृति में यदि पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। शिशुओं को लगाए जाने वाला टीका डीपीटी किन रोगों से उनकी रक्षा करता है? तो शिशुओं को लगाए जाने वाला टीका डीपीटी यह रोहिणी यानी डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनस से रक्षा करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक पारसेक तारों के मध्य दूरी मापने का मात्रक किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक यह 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पारसेक दूरी की इकाई है जो सौर मंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है एक पारसेक। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक क्या होता है? तो यह न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, विराम अथवा गति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन अथवा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आगे चलें। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो बीडी सावरकर हैं। कौन है? बीडी सावरकर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया। कब दिया गया? 1954 में। ठीक है, पहले इसको 1954 से पहले लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता था। ठीक है, आगे चलें। हाउस ऑफ पीपल के लिए 14 मई 1954 को लोकसभा नाम अपनाया गया था। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हाथी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 12 अगस्त को। अब देख लेते हैं अगस्त महीने में आने वाली महत्वपूर्ण दिवस को। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को विश्व हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस या सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स यह किस देश की राजधानी है? तो यह अर्जेंटीना की है। कहाँ की है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, क्रोएशिया अब देख लेते हैं। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब, मुद्रा क्या है? कूना। जमैका की राजधानी किंगस्टन, मुद्रा क्या है? डॉलर। चिली की राजधानी सेंटियागो, मुद्रा क्या है? पीसो। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, मुद्रा क्या है? पीसो। ठीक है, आगे चलें। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मनीला में स्थित है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। अब देखिए जेनेवा में, ऑप्शन में जेनेवा दिया हुआ है। जेनेवा में किसका मुख्यालय है? तो जेनेवा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, अब इतने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, संघाई में NDB का मुख्यालय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। नैरोबी में किसका मुख्यालय है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में। ठीक है, आगे चलें। पृथ्वीपाल सिंह कप का संबंध किस खेल से है? तो पृथ्वीपाल सिंह कप का संबंध यह पोलो से है। किससे है? पोलो से। ठीक है, देखिए पोलो से और कौन कौन से कप संबंधित हैं? तो पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप और एजरा कप, इनका संबंध किससे है? तो पोलो से है। ठीक है, वेलांकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? तो वेलांकन्नी एक तीर्थ स्थल यह किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहां? तमिलनाडु में। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोक नृत्य यह किस राज्य से संबंधित है?
तो ये राजस्थान से संबंधित है। कहां से? राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से और कौन कौन से नृत्य संबंधित हैं? घूमर, कालबेलिया, घापाल, पनिहारी, फुदी, नेजा, गणगौर, ये सब लोक नृत्य किससे संबंधित हैं? तो राजस्थान से संबंधित ये सारे लोक नृत्य हैं। 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार यह हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। ठीक है, आगे चलें। पूर्व में गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो पूर्व में गुजरात की सीमा यह पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान की सीमा किस किस राज्यों के साथ लगती है भारत के? तो देखिए, गुजरात की सीमा लगती है, ठीक है, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है और लद्दाख की सीमा लगती है। ठीक है, आगे चलें। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। विंबलडन 2023 के महिला सिंगल्स का खिताब इनमें से किसने अपने नाम किया? तो ये मार्केटा वक्रेद्रोसेवा ने किया। किसने? मार्केटा वक्रेंद्रोसोवा ने किया। इन्होंने जेम्स जेबियर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाल ही में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो हाल ही में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को यह गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किसको? किसको? तो सुनीता अग्रवाल को। हाल ही में आईसीसी द्वारा किसे वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आईसीसी द्वारा वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। किसको? शाहरुख खान को। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो भूमि सम्मान 2023 यह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? तो बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक यह बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। कहां? बैंकॉक थाईलैंड में। आगे, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो एशियन गेम्स 2022 का आयोजन यह चीन में किया गया। कहां? चीन में। ठीक है, नेक्स्ट। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा? तो तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु ये पहले स्थान पे रहा। ठीक है, चर्चा में रहा बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बोनालू उत्सव यह तेलंगाना से संबंधित है। किस राज्य से? तेलंगाना से संबंधित है बोनालू उत्सव। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को इनमें से किस रॉकेट के मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को इनमें से किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो LVM-3 की सहायता से। किसकी सहायता से? LVM-3 की सहायता से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और यह चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड हो चुका है। चंद्रमा की सतह पर लैंड हो चुका है और चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करवाने वाला भारत यह चौथा देश है। कौन सा? चौथा देश। पहले यह कारनामा किसने किया? अमेरिका ने किया, फिर उसके बाद रूस ने किया, फिर उसके बाद चीन ने किया, फिर उसके बाद अपने भारत ने किया। ठीक है, और यह चंद्रयान 3 यह दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ है और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला यह कौन सा देश है अपना? ये पहला देश है भारत। ठीक है,
अब तक इन लोगों ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं करवाया था, लेकिन भारत ने चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराकर यह पहला देश विश्व का बन गया है। ठीक है, आगे चलें। भारत के 83वें, एक मिनट, ठीक, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत का संबंध किस राज्य से है? तो भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आदित्य एस सामंत। ठीक है, यह किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो यह महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो देखिए भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर विनेश एनआर हैं, 81वें सायंतन दास हैं और 82वें कौन है? बुपाला प्रणीत। कौन है? बुपाला प्रणीत। ठीक है, और 83वें कौन है? आदित्य एस सामंत। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।